सो हेलो एवरीवन, हेयर कुशमता योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर सीए फाइनल बोस। सर, आपने हमें बहुत सारे इंडेक्स करवा दिए, इंडेक्स 2, 34, 16, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के अलग अलग बैलेंस शीट के ऊपर एप्लीकेबल होने वाले इंडेक्स करवा दिए आपने। ठीक है सर, ये इंडेक्स एप्लीकेबल होंगे कब, किस पे होंगे? बहुत सारे इंडेक्स किए, ठीक है, किस पे लगाएं सर ये इंडेक्स? उसके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट ने एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है सर, ये कंडीशन होने के बाद उन पे एप्लीकेबल होगा, इसी तारीख से एप्लीकेबल होगा। इसके लिए अलग से इंस्टीट्यूट ने एक चैप्टर दिया है, बेसिक नॉलेज के लिए चैप्टर है, 2 से 3 नंबर का एमसीक्यू पक्का। मतलब प्रीवियस एग्जाम पैटर्न देखोगे ना आप लोग, तो उसके अंदर आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आ जाओ, इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ो, आ जाओ। सर, ये बनाया क्यों गया? देखो, आपकी इंडिया की बैलेंस शीट अलग लेवल पे बनती है और फॉरेन की बैलेंस शीट अलग लेवल पे बनती है। अब एक इंडिया की कंपनी को बाहर काम करना है या बाहर की कंपनी को इंडिया काम करना है, तो भाई आपस की बैलेंस शीट से मैच नहीं हो रही यार, क्या कंपैरिजन करेंगे? तू यूएस की कंपनी यहाँ काम करने जा रही है, मैं यहाँ का यूएस काम करने जा रहा हूँ, भाई आपस में अपने फाइनेंशियल फिगर कैसे मिलाएं हम लोग? कुछ बीच का रास्ता तो निकालना था। तो इंस्टीट्यूट ने क्या गाइडलाइंस किया, देखो भाई हमारे एएस है, तुम अप्लाई नहीं कर सकते, तुम्हारे आईएफआरएस है, हम अप्लाई नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, तुम्हारे आईएफआरएस के हिसाब से हम उसका कुछ तोड़ मोड़ के कुछ एक क्रक्स निकालते हैं, जिसको बोला गया INAS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बेस पे अगर इंडिया की कंपनी आज अगर काम करेगी तो हमारा क्या होगा, आपस की बुक्स मैच हो जाएंगी और हम कुछ ना कुछ अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, इंडिया में क्या था, एएस लगते थे सर। एएस 1 से लेके 32 तक अलग अलग दिए गए थे, जैसे AS2 इन्वेंट्री का अलग से हमें दिया गया था। ठीक है, इश्यूड बाय ASB ऑफ ICAI। ASB मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने दिया गया था, भाई इसके अकॉर्डिंग आपको इंडिया में बनानी है। ठीक है, और इंटरनेशनली क्या चल रहा था? इंटरनेशनल चल रहे थे IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, किसने इश्यू करे थे? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। ठीक है सर, टू मेक आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंटरनेशनल लेवल तक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन थे। या तो आप IFRS को अडॉप्ट कर लो, अगर नहीं कर सकते तो एक काम करो, कवरेज IFRS कर लो। मतलब सर, IFRS से ना इंडेक्स बना लो, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा तोड़ मोड़ के काम कर लो, जिसके अंदर 2 फॉर्मूले हैं, कार इन या फिर कार आउट। कार आउट का मतलब क्या हो गया? चेंज इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज गिवन इन IFRS में कुछ कहा है, उसको थोड़ा मोटा चेंज कर लो अपने इंडिया के बिजनेस को देखते हुए। या फिर कार इन का मतलब हो गया उसके अंदर कुछ और ऐड कर लो अपने इंडिया की मार्केट को देखते हुए। ठीक है सर, हमने ये कुछ तोड़ मोड़ के कुछ बना तो लिया, एक अपना अलग सा ग्रंथ क्रिएट कर लिया हमने, बट सर क्या ये एप्लीकेबल कब से होंगे? ऑन इंडियन कंपनी पे एप्लीकेबल होंगे। पहली बात, कोई भी फॉरेन कंपनी के ऊपर इंडिया से एप्लीकेबल नहीं होंगे। फॉरेन कंपनी तो ऑलरेडी IFRS के ऊपर खेल रही है। ठीक है, इंडिया के अंदर कंपनीज पे एप्लीकेबल किया फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंदर। फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंदर सर, फेज 1 में कौन सी कंपनी आएंगी? फेज 1 के अंदर वो कंपनी आएंगी, ऑल कंपनी, चाहे वो लिस्टेड है चाहे वो अनलिस्टेड है, अगर उनका नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर उससे ऊपर हुआ, 500 करोड़ या फिर उनसे ऊपर हुआ। कब हुआ 500 करोड़ या उससे ऊपर? 2014, 2015, 2016 के 31 मार्च में। अगर 14, 15, 16 के बैलेंस शीट के अंदर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है, तो आप फेज 1 में आ जाओगे और 1 अप्रैल 2016 से ये क्या हो जाएंगे आपके ऊपर एप्लीकेबल। सर, मेरी 500 से कम है बट 250 या 250 से ऊपर है, 500 से कम है, 250 या 250 से ऊपर है, तो आप फेज 2 कैटेगरी में आ जाओगे। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, लिस्टेड कंपनी को अलग कर दिया, लिस्टेड कंपनी के ऊपर तो अप्लाई हो ही जाएगा। और ये जो कंडीशंस है ना, 250 से कम वाली या 250 या 250 से ऊपर, किसमें होगी? ऑल अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर। उसके अंदर लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों दी गई थी 500 या 500 से ऊपर वाले में, बट 250 वाले के अंदर जाते ही लिस्टेड अलग से दे दिया। लिस्टेड पे तो एप्लीकेबल हो ही गया भाई, बात ही खत्म। चाहे तुम्हारी 250 नहीं करती, लिस्टेड पे तो फेज 2 में आओगे ही आओगे। बट
इंडियन कंपनी जिसका 250 या 250 से ऊपर है वो फेज 2 में आएगी, ठीक है। इफ ए कंपनी मीट द क्राइटेरिया इन फेज 2 इन एनी ईयर आफ्टर, कब, 2017। देखो इसमें 14, 15, 16 लिया गया, इसमें 14, 15, 16 और 17, 4 साल, ठीक है। 4 साल में कभी भी आ गया तो आप क्या करोगे, 1 अप्रैल 2017 से अपना इंडियस को अप्लाई कर दोगे, ठीक है। देन इट शैल बी अप्लाई इंडियस फ्रॉम इमीडिएट नेक्स्ट ईयर से, ठीक है। सर पेरेंट्स पे एप्लीकेबल है, सब्सिडरी पे एप्लीकेबल है, एसोसिएट पे एप्लीकेबल है, जॉइंट वेंचर पे भी एप्लीकेबल है, बट एक्सेप्ट फॉरेन कंपनी एंड एनबीएफसी। सर 2016 से लग जाएगा या फिर 2017 से लग जाएगा। 16 से कब लगेगा, अगर 14, 15, 16 किसी भी 3 साल में आपकी 500 करोड़ या 500 करोड़ से ऊपर हुई। सर 17 से कब लगेगा, लिस्टेड पे तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और 14, 15, 16 या 17 इन मार्च के अंदर आपका बैलेंस 200 करोड़, 250 करोड़ या 250 से ऊपर चला गया, लिस्टेड पे तो लगेगा ही लगेगा फेज 2 में। और फेज 3 में सर 17 को अगर एप्लीकेबल हुआ, 17 के बाद हुआ आपका, तो इमीडिएट नेक्स्ट ईयर से आपका लग जाएगा क्या, इंडियस, ठीक है। सर एनबीएफसी की बात कर लेते हैं। सर वहां पे 2016 और 17 था, एनबीएफसी में 18 और 19 है। 18, 19 कैसे बना, 16, 17, 18 या फिर 16, 17, 18 और 19। सर 16, 17, 18 या फिर 16, 17, 18 और 19, ठीक है। कंडीशंस आपकी वही सेम रहने वाली है, 500 करोड़ या फिर 250 करोड़ वाली। पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर सब कुछ सेम रहने वाले, आपका कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। और फॉरेन कंपनी तो एक्सक्लूड कर ही हमने दिया ऑलरेडी। फेज 3 में सर क्या बोला, सर ऑब्वियस ही बात है 2019 तक आपके किसी के भी एप्लीकेबल नहीं हुए तो इमीडिएट नेक्स्ट मीटिंग में जब भी आपका अप्लाई होगे इंडियस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ऊपर इंडियस अप्लाई हो जाएंगे। सर एनबीएफसी दोबारा से बताओ, देखो कंपनीज और लिस्ट में क्या लग रहा था, 2016 से या फिर 17 से फेज 1 या फेज 2। एनबीएफसी में 2018 से या फिर 19 से। 18 में कब, 16, 17, 18 और 16, 17, 18, 19 फेज 2। कंडीशन सेम है, 500 करोड़ वाली नेटवर्क या फिर आपकी क्या होगी, 250 करोड़ वाली नेटवर्क। सर फेज 3 एनबीएफसी में ऑब्वियस ही बात है 16, 17, 18, 19, 19 पे या 19 के बाद जब भी आपके ऊपर अप्लाई हो गया नेटवर्क की कंडीशन, सिंगल एक ही कंडीशन है नेटवर्क की, जब भी आपके ऊपर अप्लाई हो गया इमीडिएट नेक्स्ट जो आपका ईयर होगा उस पे आपको जो अपनी बैलेंस शीट बनानी है वो किससे बनानी है, इंडियस के अकॉर्डिंग ही बनानी है, ठीक है। सर ये नेटवर्क को कैसे हम करेंगे कैलकुलेट, नेटवर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपकी इक्विटी शेयर का बैलेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का प्लस का बैलेंस तो ऐड, माइनस का बैलेंस तो माइनस, और कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है जो आपके राइट ऑफ नहीं हुए हैं उसको माइनस करोगे, आपका क्या आ जाएगा, नेटवर्क की पोजीशन आ जाएगी। याद रखना रिवैल्यूएशन रिजर्व को इसके अंदर प्लस या माइनस नहीं करना। रिवैल्यूएशन तो यार तुम्हारी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की दूंगा तो मार्केट वैल्यू हमारी 100 करोड़ की होगी, भाई 98 करोड़ से बढ़ा दो इसको, तुम तो ऐसे कुछ भी कर लोगे, तो रिवैल्यूएशन को हमेशा एक्सक्लूड करके ही चलना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है आपकी, इसको याद रखना। ये इसमें याद रखने वाला एक ही पॉइंट है कि सर रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट जो इसके अंदर आएगा वो आपने ना तो प्लस करना है ना माइनस करना है, इसको हमेशा एक्सक्लूड मान के चलना है, ठीक है। सर क्या एक इंडियन कंपनी अप्लाई कर सकती है इंडियस वॉलंटरी? हाँ वॉलंटरी करो, अगर आपका मन है इंडियस में अप्लाई करने का तो करो, ऊपर की कंडीशन तो मैंडेटरी वाली है। सर मैं तो वैसे ही करना चाहता हूँ, तो ठीक है ना, आप करो, आपको मना किसने किया है। गुड। वंस एंटिटी स्टार्ट फॉलोइंग इंडियस इट शैल अप्लाई कब, फॉरएवर। एक बार आपने इंडियस को अप्लाई कर दिया ना, आने वाले हमेशा हर साल के अंदर इंडियस आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, फिर आप उससे पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। कंपनी लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट तो रिवैल्यूएशन रिजर्व वाला था और दूसरा ये है कंपनी अगर लिस्ट है एसएमई एक्सचेंज पोर्टल के ऊपर तो उसके ऊपर क्या होगा, स्मॉल एंड मीडियम वाली बातें, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, उनके ऊपर क्या अप्लाई करें, तो उसके ऊपर आपका इंडिया से अप्लाई नहीं होगा। एट प्रेजेंट इंडियस आर नॉट एप्लीकेबल ऑन बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी। एट प्रेजेंट अभी तक बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर इंडिया से अप्लाई नहीं किए गए। ये आपका प्योर कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर हो गया 101%, जितना इस चैप्टर के अंदर आपका थियोरेटिकल का पार्ट था वो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसकी, हम सर अपने क्वेश्चंस की। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।